स्टार्टेड। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपके चैट बॉक्स में मैंने 3 शब्दों का ज़िक्र किया है, 3 फ्रेजेस का ज़िक्र किया है, आप वहाँ पर यदि देखें तो पहला जो आपको फ्रेज़ मिलेगा वो यह है माइमेटिक फंक्शन, दूसरा मिलेगा आपको रेटोरिकल फंक्शन और तीसरा मिलेगा आपको एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसी बातों से मैं अपनी बात का सिलसिला आज स्टार्ट करूँगा और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको ले जा रहा हूँ इम्प्रेशनिज़्म के ट्रैक पर। तो आज हमारे डिस्कशन का जो मुद्दा होगा वह इम्प्रेशनिज़्म होगा और उस तत्पश्चात एक्सप्रेशनिज़्म और फिर सररियलिज़्म होगा, जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके कोर्स में है। और चूँकि ये तीनों टॉपिक्स इसलिए भी बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मॉडर्निज़्म से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं इनको मॉडर्निज़्म के साथ ही पढ़ाना चाहता था और पोस्ट मॉडर्निज़्म इनके बाद मैं पढ़ाऊँगा और पोस्ट मॉडर्निज़्म की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आप सभी के लिए। तो हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारे लिए आर्ट्स, चाहे वो आर्ट का कोई फॉर्म हो, पेंटिंग हो, लिटरेचर हो, अ, कोई भी फॉर्म हो आर्ट का, वह इसी तरह से वॉइड में नहीं वॉइड में नहीं पैदा हुए हैं, यानी इसी तरह से वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए हैं। उसका कुछ ना कुछ हमेशा से मकसद रहा है और इन्हीं मकसद को पूरा करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ये आर्ट्स, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर चाहे वो लिटरेचर हो, वह एग्जिस्टेंस में आया। यदि आप ग्रीक पीरियड में जाएँ, आप बात करें प्लेटो और आप अरिस्टोटल का, तो वहाँ से बातें स्टार्ट होती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो ने सबसे पहले इमिटेशन का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने लिटरेचर में दिया और तत्पश्चात इसके आगे बात बढ़ी और उनके शिष्य अरिस्टोटल ने इस बात को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने इमिटेशन की थियरी कायम किया। तो इस इमिटेशन से ये बात आई कि आर्ट या फिर पेंटिंग का जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो हमारे समाज की, अ, हमारे इन्वायरमेंट की, अ, जो रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट करना। तो जो माइमेटिक फंक्शन है किसी भी आर्ट का वो यह है कि हम उस समाज की, उस समय की, उस मिलू की, उस एम्बियंस की किस तरह से हम रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह पहला फंक्शन था। फिर आप उसके बाद जब आप लैटिन पीरियड की तरफ जाते हैं और जब आप उसके आगे बढ़ते हैं, ग्रीसो रोमन पीरियड की तरफ, आप जानते हैं कि होरेस एक बहुत बड़ा नाम आता है और होरेस के साथ ही आप सबने ये जाना कि हमारे लिटरेचर का भी या आर्ट का 2 पर्पस होता है। एक तो यह होता है कि इंस्ट्रक्ट करना, शिक्षा देना और दूसरा प्लेज़र देना। तो ये इस दोनों फंक्शन के रूप को हम रेटोरिकल फंक्शन बोलते हैं। तो आर्ट का दूसरा जो फंक्शन होता है वो रेटोरिकल फंक्शन होता है, अर्थात ऑडियंस पर या आर्ट को रिसीव करने वालों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसी को आप रेटोरिकल फंक्शन कहते हैं। तो ऑडियंस, व्यूअर, रीडर, लिसनर्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना आर्ट का भी एक पर्पस होता है जिसको आप रेटोरिकल फंक्शन कहते हैं। और इसके साथ 2 बातें आती हैं कि आर्ट का पहला पर्पस ये होता है कि हमें इसका डायडैक्टिक पर्पस है कि हमें शिक्षा देना, इंस्ट्रक्ट करना है और दूसरा इसका पर्पस है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो यह है कि हमें इसके द्वारा प्लेज़र प्रिंसिपल कैसे क्रिएट करना है। तो ये 2 फंक्शन आपने देखा, बट जैसे-जैसे लिटरेचर की हिस्ट्री या फिर आर्ट की हिस्ट्री आगे बढ़ी और हम रोमांटिसिज़्म के दौर में आए, तो वहाँ पर हमने आर्ट का एक और पर्पस देखा और वह हुआ एक्सप्रेसिव फंक्शन। और एक्सप्रेसिव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि राइटर अपने आप को अपने काम में, अपने पेंटिंग में, या फिर पेंटर अपनी पेंटिंग में या
या लिटरेचर लिखने वाले अपने आप को अपने वर्क्स में किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। अर्थात जो आर्ट आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी है, वो किस तरह से एक्सप्रेस होती है, वो किस तरह से अपने सब्जेक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यह 3 फंक्शंस हमेशा से विभिन्न प्रकार के लिटरेचर्स को हमेशा इन्फ्लुएंस करते आए हैं और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, विक्टोरियन एज तक आते हैं, तो विक्टोरियन एज में भी हमें अ, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि इसके 2 प्रकार के फंक्शंस नज़र आते हैं ख़ास तौर से, और एक है आपका माइमेटिक फंक्शन और दूसरा आपका रेटोरिकल फंक्शन, कि हम किस तरह से आर्ट को रिप्रेज़ेंट करें, और दूसरा किस तरह से हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करें मोरालिटी ग्राउंड पर और प्लेज़र ग्राउंड पे। तो ये 2 पर्पज़ आप देख पाएँगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो आपका लिटरेचर हो विक्टोरियन एरा में। अ, अब बात हमारी स्टार्ट होती है जब हम बात करते हैं कि रियलिटी को रिप्रेजेंट करना, जो माइमेटिक फंक्शन की मैं बात किया स्टार्ट किया, तो आप रियलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्राइमरीली जो समय के स्कॉलर्स थे, जो 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 पेंटर्स थे और जो आर्टिस्ट थे, उनका मानना था कि हमारी जो आर्ट है, वो आर्ट एक तरह से रेप्लिका है। आर्ट एक तरह से एक इल्यूज़न है रियलिटी का। यानी यदि आप आर्ट देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आप किसी भी समय का, समाज का सच्चाई जान सकते हैं। उस उसका उसका एसेंस जान सकते हैं। उनका मानना था कि लिटरेचर या फिर आर्ट ये फालतू की चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक तरह से रियलिटी को प्रेज़ेंट करता है, सच्चाई को प्रेज़ेंट करता है। अर्थात यदि आप उसको पढ़ेंगे, तो एक तरह से जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपनी हूबहू इमेज देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं आप मिरर में। तो जो विक्टोरियन लिटरेचर पेंटिंग की कहानी थी, वही थी कि वो हूबहू आपको उस समय का जो समाज था, जो 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 उस समय की सच्चाई थी, जो ट्रूथ्स था, जो रियलिटीज़ थी, वो आप लिटरेचर और पेंटिंग या आर्ट्स के थ्रू जान सकते हैं। और वह आप देखेंगे शुरुआत में जो पेंटिंग है विक्टोरियन एरा की, वह या तो रिलीजियस है या फिर वह या हिस्टोरिकल है। यानी आप उनके द्वारा आप हिस्टोरिकल ट्रूथ को जान सकते हैं, रिलीजियस ट्रूथ को जान सकते हैं, सोशल ट्रूथ को जान सकते हैं। तो यहाँ तक बात रही, और इसी चीज़ को जो एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया रियलिज़्म। तो रियलिज़्म एक तरह का आइडियोलॉजिकल वर्ड है। आप जानते हैं कि रियलिज़्म के द्वारा चाहे वो पेंटिंग में आप देखें, चाहे आप लिटरेचर में देखें, और ख़ास तौर से आप जॉर्ज इलियट, चार्ल्स डिकेंस या फिर बल्ज़ाक, फेदर दोस्तोयेव्स्की, ये तमाम ऑथर्स को उस समय उनके आप नॉवेल्स पर नज़र मारें, तो आप उनको पढ़ने के माध्यम से कहीं न कहीं इस स्थिति में आप अपने आप को महसूस करते थे कि यस, हम इस समाज की यह कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। तो यह रहा आपका रियलिज़्म, और ये ख़ास तौर से एक आउटर रियलिज़्म है, माने बाहर की दुनिया का। और इनका जो लेंस रहा, जो स्कोप रहा, ख़ास तौर से उस समय का जो समाज का नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जो इविल्स है, या फिर जो डार्क एस्पेक्ट है, वो उन लोगों ने उसको सेलेक्टिवली हाइलाइट किया है। और यहीं से बात स्टार्ट होती है, और ये बात कैसे स्टार्ट होती है रियलिज़्म से, कि भई ठीक है, अभी तक सारी बातें हैं कि चाहे पेंटिंग है, चाहे वो लिटरेचर है, अभी तक वो आउटर रियलिटी की बात कर रहा है। तो क्या आउटर रियलिटी ही सब कुछ रियलिटी है? क्या यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरा समाज का प्रोजेक्शन देख पाते हैं या लोगों के बारे में जान पाते हैं?
तो कुछ पेंटर्स के मन में सवाल जी, जी, मैं आ रहा हूँ। कुछ पेंटर्स के मन में सवाल आया और कुछ अम, यस कुछ मैं आपको बताऊँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ्रांस एक ऐसा देश रहा है या फ्रेंच जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लिटरेचर है, आर्ट्स है, उसका पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है कि मुझे लगता है कि इंग्लिश हिस्ट्री में यदि आप इंग्लिश लिटरेचर को देखें या फिर पेंटिंग को देखें तो यदि हम फ्रेंच के इन्फ्लुएंस की बात ना करें तो यहाँ से चीज़ें नहीं होंगी। तो जो विक्टोरियन रियलिज़्म की मैंने बात किया जो आउटर रियलिटी की बात करता है या आउटर एस्पेक्ट्स की बात करता है, तो इसी के विरोध में या फिर इसी ये इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ रियलिटी जो थी क्योंकि ये आउटर रियलिटी की केवल बात करता है विक्टोरियन रियलिज़्म तो यह एक तरह से इनकम्प्लीट पिक्चर थी क्योंकि आप के सामने सारी चीज़ें हैं, आप जो देख रहे हैं, आप उसी को लिख रहे हैं, तो एक तरह से ये हुआ कि आप आपके अंदर कुछ अधूरा है। अब अधूरा क्या है? उसी अधूरेपन को पूरा करने का जो जिम्मा है, जिसकी हम बात करेंगे हम जब ये बात कर रहे हैं, तो हम वास्तव में बात कर रहे हैं अब हम इम्प्रेशनिज़्म की या सिम्बोलिज़्म की अ, क्योंकि आप देखें जब आप इम्प्रेशनिज़्म की जब शुरुआत की बात करते हैं तो वास्तव में इम्प्रेशनिज़्म की शुरुआत होती है या विक्टोरियन रियलिज़्म के खिलाफ एक तरह की विरोध की वॉइस के साथ। पेंटिंग में भी आप देखेंगे उसका विरोध हुआ। आप देखेंगे कि आर्ट और लिटरेचर में भी आप देखेंगे कि उसके ठीक उसी के विरोध में एक आवाज़ उठी या उसके एक्सटेंशन में आवाज़ उठी कि केवल हम आउटर रियलिटी हाँ, अच्छा ओके। एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ हम अभी ट्रांज़िशन कर रहे हैं अ, विक्टोरियन रियलिज़म्स की तरफ से इम्प्रेशनिज़्म और सिम्बोलिज़्म की तरफ। तो देखें विक्टोरियन रियलिज़्म की एक ख़ास बात यदि आप उस समय के नॉवेल्स पढ़ें, तो नॉवेल्स में हर राइटर एक अपना अ, ओमनिसिएंट नैरेटर चुनता है और ओमनिसिएंट नैरेटर के माध्यम से ही वो सारे और कैरेक्टर्स की लाइफ़ का हमें विवरण देते हैं, उनकी लाइफ़ को कंट्रोल करते हैं, कोई कैरेक्टर्स कितना बोलेगा, क्या करेगा, कैसे समाज से इंटरैक्ट करेगा, अपनी लाइफ को कैसे जिएगा, ये सब कुछ नैरेटर के ही विज़न पर आधारित होता था। और उस नैरेटर के माध्यम से राइटर एक तरह से ऑथर का इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन थी कि वो पूरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, पूरे लेंस को कंट्रोल कर रहा था। एक तरह से वो डायरेक्टर था। तो इसका मतलब कैरेक्टर जो सोच रहा है वो अपना नहीं सोच रहा है, जो बोल रहा है वो अपना नहीं बोल रहा है, वो वो ये एक तीसरा व्यक्ति जो नैरेटर है वो बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है। यानी मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरा इमोशंस क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है और मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं ये नहीं बताऊँगा बल्कि एक नैरेटर होगा वो मेरी बात को बताएगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और आप जानते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके अनुभवों को बताता है या आपके एक्शन को बताता है, तो बहुत सारी बातें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। वो क्योंकि वो आपकी तरह नहीं सोच पाता है। आपकी तरह नहीं सोच पाता है या आपकी बात को पूरी तरह से नहीं कह पाता है। तो यहाँ पर भी एक इनकम्प्लीशन है। तो और यदि वो आप आप पर कंट्रोल करता है तो भाई वो कहेगा कि वो जो वो बुलवाना चाहेगा वही आप बोलेंगे। तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। तो आप देखेंगे कि विक्टोरियन नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी बल्कि आपको मिलेगा कि वह किसी और अन्य लोगों के द्वारा अन्य नैरेटर के द्वारा वो कंट्रोल्ड है या ऑथर के द्वारा वह कंट्रोल्ड है और अब हम
ट्रांजिशन कर रहे हैं कि इम्प्रेशनिज्म जो था इसी रियलिज्म के खिलाफ में स्टार्ट हुआ था। इसी जो हमारा इम्प्रेशनिज्म है इसी रियलिज्म के इसी रियलिज्म के खिलाफ में स्टार्ट हुआ था। और इम्प्रेशनिज्म के साथ एक और मोमेंट स्टार्ट हुआ था, वो था सिंबोलिज्म। और यही ग्राउंड है, यही दोनों मोमेंट्स ऐसे ग्राउंड हैं जहां से मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है। अब मैं थोड़ा सा एक एक बात बता दूं कि इम्प्रेशनिज्म और सिंबोलिज्म का मतलब क्या है। हम बहुत आगे बहुत बात करेंगे, लेकिन बिगिनिंग का जो ग्राउंड है उसको तैयार करने के लिए मैं दो बातें बता दूं। सिंबोलिज्म कहता है कि आउटर वर्ल्ड को हम अपने अंदर का सबसे डीपेस्ट अनुभव कैसे बताएं। आउटर वर्ल्ड को यानी लोगों को, बाहर के लोगों को हम अपना मोस्ट इंटीरियर एक्सपीरियंस कैसे बताएं। ये उसकी एक समस्या है या प्रॉब्लम है या उसकी विशेषता है कि वह कहता है कि हम अपने अंदर की सबसे डीपेस्ट एक्सपीरियंस को समाज को, बाहर के समाज को कैसे बताएं। यह है। और इम्प्रेशनिज्म कहता है कि हम किसी आउटर चीज का अन, किसी आउटर बात को, किसी आउटर ऑब्जेक्ट का अपन का इनर अनुभव हमारे माइंड के अंदर, हमारे हृदय के अंदर किसी बाहरी चीज को देखकर क्या क्या रिफ्लेक्शंस हो रहा है, क्या क्या परसेप्शंस हो रहा है, क्या क्या विचार उठ रहे हैं, क्या क्या आइडियाज हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कैसे करें, उसको बताएं कैसे। तो आप देखें कि इम्प्रेशनिज्म के साथ ऑलरेडी एक बाहर की चीज है, उसको आप देख रहे हैं, उस और फिर उसका आप एक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं, एक आइडिया बना रहे हैं, और उस आइडिया को रिप्रेजेंट करना, ये आपका इम्प्रेशनिज्म है। लेकिन जो आपका सिंबोलिज्म है वो कहता है कि हम आउटर वर्ल्ड को कैसे बताएं, क्या अपने अंदर की सबसे डीपेस्ट और मोस्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस को। तो ये दो बातें हैं, और इन्हीं दो बातों से मॉडर्न, जब दो बातें मिली, इम्प्रेशनिज्म प्लस सिंबोलिज्म, तो यहीं से, और किसके खिलाफ में, विक्टोरियन रियलिज्म के खिलाफ में, तो यहीं से मॉडर्निज्म की अपनी शुरुआत हुई। तो यह आपका इम्प्रेशनिज्म और सिंबोलिज्म की बात हुई। अब मैं कंसंट्रेट करता हूं इम्प्रेशनिज्म पर खास तौर से। एक चीज, या कंसंट्रेट करने से पहले आप जाने कि कुछ बड़े जो सिंबॉलिस्ट विद्वान हैं, फॉर एग्जांपल चार्ल्स बॉडलेयर, रिम्बार्ड, वेरलेने, ये सब उस समय की इतनी पॉपुलर वॉइसेस हैं जो ये सारे चेंजेस को पेंटिंग में, अपने आर्ट में, अपने अपने पोएम्स में दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इम्प्रेशनिज्म में देखें तो सिंबोलिस्ट जो मोमेंट है वो भी एक तरफ फ्रेंच मोमेंट है, और जो इम्प्रेशनिस्टिक मोमेंट है या एक्सप्रेशनिज्म जो है वो भी आपका फ्रेंच मोमेंट है। और खास तौर से वो फ्रेंच पेंटिंग मोमेंट है। और आप जाने कि इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत ही होती है फ्रेंच, उस समय के फ्रेंच पेंटर्स के साथ। और फ्रेंच पेंटर्स जिनका नाम जो खास है उसमें, एक आपका लेनोर है और एक आपका मोनेट है, MONET। मोनेट और लेनोर की जो पेंटिंग है इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है कि उनका प्रभाव न केवल सिंबोलिज्म पर पड़ता है, बल्कि आने वाले समस्त लिटरेचर पर पड़ता है, और मॉडर्निज्म पर खास तौर से पड़ता है। और आप देखेंगे कि इम्प्रेशनिज्म, आप ये ध्यान दें कि इम्प्रेशनिज्म का बैकग्राउंड तैयार होने में इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग का सबसे बड़ा हाथ है, जिसमें बहुत बड़े पेंटर्स, मोनेट और आपका लेनोर और बहुत सारे पेंटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि ये जो इम्प्रेशनिज्म वर्ड कहाँ से आया, किसने इस वर्ड को क्वाइन किया।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसी समय का एक फ्रेंच क्रिटिक है जिसका नाम है लुइस लेनोय। आप लिख लें, लुइस लेनोय। मैं इसको आपके चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, आप काइंडली नोटिस कर लिख लें, अभी हम इसको देखेंगे भी। लेनोय, यस। सो लुइस लेनोय ने इस इम्प्रेशनिज्म को क्वाइन किया या फिर इसका सबसे पहले यूज किया। और यूज क्यों किया, आप इस बात को देखें। उसने यूज इसलिए किया कि अ, उ- उनको इनकी पेंटिंग इनकम्प्लीट लगी, बहुत अच्छी नहीं लगी, आप उनसे वो प्रभावित नहीं हुए। तो एक तरह से उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उस पूरे ग्रुप को इन्होंने जो नाम दिया वो दिया इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिज्म के द्वारा उस पूरे ग्रुप की चर्चा की कि ये जो पेंटर्स हैं इनकी पेंटिंग कोई खास बात नहीं है। तो वहां से ये वर्ड आया इम्प्रेशनिज्म, और वहां से इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत हुई। अब मैं आपसे बात करूं कि आप इम्प्रेशनिज्म को आगे बढ़ाएं और समझें। देखिए, इम्प्रेशनिज्म, मैं आपसे कहूं कि इम्प्रेशनिज्म पेंटिंग में क्या मतलब है और इसका लिटरेचर और आर्ट में क्या मतलब है, तो हम इसका ग्राउंड तैयार करते हैं कुछ बातों से। देखिए, उस समय की जो पेंटिंग थी, इस तरह की पेंटिंग थी, आप मान लें कि बहुत हेजी, बहुत अनक्लियर, आपको पता ही नहीं चले कि यह वास्तव में यह पेंटर्स ने बनाया क्या है। ठीक है, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा कि यह पेंटर्स ने बनाया क्या है, क्या मतलब है। और आप एक व्यूअर हैं, आप एक ऑडियंस है, मैं आपको उस पेंटिंग के पास ले जाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भाई आप ये पेंटिंग देखिए, पेंटिंग देखिए। मैं आपको ध्यान दें, मैं आपको ले गया हूं पेंटिंग के पास और आपसे कहता हूं कि पेंटिंग को देखिए और बताइए कि इसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो अब आप वहां पर खड़े हैं, ठीक है, आप वहां पर खड़े हैं, उस पेंटिंग को आप देख रहे हैं। अब आपके मन में क्या क्या आ रहा है, आपके मन में क्या क्या आ रहा है, आपके अंदर उस पेंटिंग को देखने के बाद क्या रिएक्शंस आ रहा है, या क्या रिएक्शंस आ रहा है, क्या आपके अंदर इमोशंस उठ रहा है, क्या आपके परसेप्शन बन रहा है, क्या आपकी आइडियाज बन रही हैं, क्या आपकी थॉट्स आ रहे हैं। अब जो ये आपकी थॉट्स होगी उस इमीडिएट टाइम की, उस अवसर पर जब आप देख रहे होंगे, तो आपका जो माइंड है वो चीजों को रिसीव कर रहा है और फिर वो रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्ट कर रहा है तो उसमें आप वो रिएक्शन कैसे पता चलेगा? भाई आपके आइडियाज से, आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से जो आप चीजों को रखेंगे उस समय, वही आपका रिएक्शन है। तो जो ये रिएक्शन है आपका, जो आपकी जो फीलिंग्स है, सेंसेशन है, इमोशंस है, फीलिंग, ये थॉट्स है उस मोमेंट की, उस खास मोमेंट की, उसी को आप कहते हैं इम्प्रेशनिज्म। अब कमाल की बात यह है कि वो चीजें आप कैसे कंजेक्चर कर रहे हैं, कैसे और एक दो शब्द आप नोट करिएगा। एक चीज ये कि अब आप उस पेंटिंग को देख रहे हैं और आप ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस पेंटिंग का मतलब क्या है। यानी आप अब क्रिएटर बन रहे हैं और कंस्ट्रक्टर बन रहे हैं कि उससे आप आइडिया क्या डिराइव कर पाएंगे। और वहां पर मैं आपको ले गया हूं, मैं मान लीजिए कि मैं आपका नरेटर हूं या फिर मैं आर्टिस्ट हूं, उस पेंटर का, वो मैंने ही पेंटिंग की है। तो मेरा काम यह, मैं अपने आप को बिल्कुल आपके आप में शामिल नहीं करूंगा, मैं आपको इंटरवीन नहीं करूंगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मेरे इंटरप्शन के बिना जो आप आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, सेंसेशंस आपके माइंड में, आपके हार्ट में उस पेंटिंग को देखकर जगेगी। और उसी चीज को यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए, बता दिया जाए या रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो वही आपका इम्प्रेशनिज्म बोला जाता है। उसी को आप पेंटिंग के संदर्भ में आप इम्प्रेशनिज्म बोलेंगे। ठीक। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं
आउटर रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आउटर रियलिटी को देखकर अपनी इनर रियलिटी की बात कर रहे हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं और हमारे अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है वो आप हैं। बिना किसी हेल्प के, बिना किसी अन्य व्यक्ति के सपोर्ट के, बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी इंटरप्शन के आप खुद उस चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। दूसरा दूसरी बात होगी कि जब आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो प्राइमरी डेटा क्या है? ऑफ कोर्स आपकी पेंटिंग है, उस पेंटिंग में कलर होगा, उस पेंटिंग में लाइन होगी, उस पेंटिंग में लाइट होगी, उस पेंटिंग में डिजाइन होगी। वो आपका प्राइमरी डेटा है। तो उस प्राइमरी डेटा के आधार पर आप अपने अंदर क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह की इंप्रेशन, आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और उसी चीज को आप इम्प्रेशनिज्म कहेंगे पेंटिंग में। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई आप में से जवाब दे प्लीज। गाइस, ओके, वेरी गुड। जी। तो ये बात रही पेंटिंग की। अब हम आते हैं लिटरेचर के संदर्भ में, आप इस बात को कैसे समझेंगे? देखिए, लिटरेचर की बात वहीं से स्टार्ट कर लीजिए आप। कि विक्टोरियन नॉवेल में विक्टोरियन नॉवेल में आप देखेंगे कि ये नैरेटर है, बता रहा है कि ये कैरेक्टर ऐसे सोच रहा है, ये कैरेक्टर अपनी लाइफ ऐसे जी रहा है, उसको इससे प्यार हुआ, उसका धर्म यह था, उसके साथ यह था, उसके साथ यह था। ये उसकी कहानी है। लेकिन आप कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, लिबरेट कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, और आप कोई नैरेटर अपना प्रोजेक्ट मत करिए, बल्कि उस कैरेक्टर को ही नैरेटर भी रहने दीजिए, उस कैरेक्टर को हीरो रहने दीजिए, उस कैरेक्टर को हीरोइन ही रहने दीजिए। अब अब उस कैरेक्टर को कोई एक आउटर रियलिटी है। मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है, ठीक है? युद्ध हुआ, या किसी का मर्डर हो गया, या फिर उसने बहुत सुंदर सा फूल देखा, या उसने कुछ और चीज देखा। तो उसको उसको इंडिपेंडेंट छोड़िए कि वह कैसे रिएक्ट करता है, वो कैरेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, वो क्या, और रिएक्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो अपने इन अंदर कैसे रिएक्ट करता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि इम्प्रेशनिज्म हमेशा अंदर की बात करता है, ठीक है? यानी उसका जो ग्राउंड होता है वो आपका माइंड या हार्ट होता है, और वो माइंड हार्ट में उठने वाली चीजों को ही आप रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना आपका इम्प्रेशनिज्म है। तो वो कैरेक्टर वो आप लिबरेट कर दीजिए, वो छोड़ दीजिए, उस कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, और उस कैरेक्टर को ही सोचने दीजिए, उस कैरेक्टर को ही डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या सोचेगा, और क्यों सोचेगा, और क्या और कैसे सोचेगा, राइट? वो क्या सोचेगा, क्यों सोचेगा, कैसे सोचेगा, और क्या क्या सोचेगा, वो उसको छोड़ दीजिए। तो जब वो सोच रहा होता है, यदि आप देखें, 2 प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं। जैसे एक तो आपके सामने घटी और आप उसके बारे में रिएक्ट करने लगे। दूसरा ये कि आपने मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ और फिर आप घर गए और उसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है? तो अब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रियलिटी को, एक इनर रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और अ, अब आप आपके अंदर खुद उस कैरेक्टर के अंदर क्या-क्या सोच आ रही है, क्या-क्या थॉट्स आ रही है, क्या-क्या सेंसेशन आ रही है, इसी को आप जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर इसी को जब आप जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या सोच रहा है, खुद क्या सोच रहा है, मैं नहीं सोचवा रहा हूँ, वो खुद क्या सोच रहा है कैरेक्टर। तो इसी इसी स्टाइल को, इसी इसी बात को आप इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर बोलते हैं, या इम्प्रेशनिज्म इन लिटरेचर बोलते हैं। और इसकी एक खास टेक्निक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे वर्जीनिया वुल्फ के साथ, चाहे जोसेफ कनराड के साथ, चाहे जेम्स जॉयस के साथ, या हेनरी जेम्स के साथ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ
कॉन्शसनेस की बात आप ऑलरेडी, यस यस, वेरी गुड। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के बात ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि आप छोड़ दीजिए कैरेक्टर को, वो क्या सोच रहा है, वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, वो क्या इमेजिन कर रहा है, वो किन थॉट्स में, ख्यालों में खोया हुआ है, उसके अ, उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने दीजिए। और उसके साथ वो जो कह रहा है, जो उसकी सब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटीज है, आप उसी की बात को मानिए और उसी की बात को डिस्क्राइब करिए, डिस्कस करिए। यही आपका इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर होता है। यही आपका इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर होता है। और लेकिन इसकी खास शर्त यह होती है कि इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ना तो ऑथर इंटरप्ट करेगा, ना तो नरेटर इंटरप्ट करेगा, बल्कि वो खुद, हर कैरेक्टर्स अपना अपना सब्जेक्टिव ट्रूथ्स क्रिएट करेगा, अपना अपना सब्जेक्टिव परसेप्शन रखेगा, किसी रियलिटी के रिएक्शन में, किसी आउटर रियलिटी के रिएक्शन में, चाहे वो वार हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो अब मैं एक चीज और इसके साथ जोड़ दूं कि किसी व्यक्ति का रिएक्शन किसी सीन को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी बात को लेकर दो ढंग से होता है। पहला तो यह कि वह जब कुछ सोचा, बोला, जब कुछ इमेजिन किया, कुछ अपने अंदर लाया, या फिर कोई सेंसेशन आई, कोई फीलिंग्स आई, कोई इमोशन आई, तो वो घटना तुरंत हुई या फिर वो बात तुरंत उसने देखा। ठीक है, जैसे आजकल मैं एक बड़ा क्रूड एग्जांपल देता हूँ अ, कि जैसे मान लीजिए कुछ लड़कियों ने उस कोई सुंदर लड़का देखा बाहर, और कुछ लड़कियों ने या कोई लड़कों ने सुंदर लड़की देखी, तो उनके अंदर क्या जगा, क्या अरमान जगे। ठीक है, तो ये वो इमीडिएट एक्सपीरियंस जो है, इनर एक्सपीरियंस जो है, वह एक तरह से इम्प्रेशनिज्म उनका हो गया, उनका वो इम्प्रेशन हो गया, उनका वो परसेप्शन हो गया। और एक यह कि मैं कहीं गया था घूमने के लिए, और एक मैंने बहुत खूबसूरत लड़की देखी या फिर लड़का देखा, या भाई यदि एग्जाम्पल, ये क्रूड एग्जाम्पल है, मैंने पहले बात कर ली, चलिए मैं नेचर ले लेता हूँ। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी जब लिखी थी, तो उन्होंने चीजों को देखा था। हम्म, तो आपने कोई चीज देखा, और बहुत दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद आप उस गिवन टाइम में जो आपने रियलिटी देखी थी, अब उसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में। आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने माइंड में, और कंस्ट्रक्ट कर कर उसको रूप दे रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ठीक, तो आपका प्राइमरी डेटा ऑफ कोर्स वही होगा, जो आपने वहां पर कलर देखा होगा, जो आपने लाइट देखा होगा, जो आपने ब्यूटी देखा होगा, जो सारी चीजें देखा होगा, यानी आपकी सेंसेसरी, जो सेंसेस के आधार पर आपने नॉलेज प्राप्त किया था, वो डिटेल। अब कमाल की बात ये होगी कि यदि आपने इमीडिएट रिएक्शन किया, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपने भूला और कुछ चीजें आपने रिटेन किया। लेकिन जब आप उस गिवन टाइम में, आप घर पर आकर या फिर कुछ दिनों बाद डिस्टेंट पास्ट में, वो चीज डिस्टेंट पास्ट की बन गई, यानी पास्ट की फेनोमेनन बन गई, तो अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस रिक्रिएशन के प्रोसेस में आपके साथ एक एस्पेक्ट होगा, वो होगा मेमोरी। थोड़ा हम मेमोरी की बात हम लोग कर लें, तो वो मेमोरी होगा। तो मेमोरी के आधार पर उस गिवन टाइम की रियलिटी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसे? तो जब आप एक पास्ट की घटना के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यस, आपने ठीक कहा। जब आप पास्ट की घटना को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ दो चीजें होंगी, वो मेमोरी, वहां पर मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होगा। और मेमोरी की सबसे बड़ी ताकत यह है, जब हम किसी चीज को कहते हैं मेमोरी, अरे ये तो मेरी मेमोरी बन गई, मेमोरी का मतलब कोई पास्ट चीज की बात कर रहे हैं आप। मेमोरी हमेशा पास्ट के संदर्भ में यूज की जाती है कि भाई आपको आपको याद है या नहीं है, तो आप आखिर मेमोरी की बात जैसे ही करते हैं, वो पास्ट से जुड़ जाता है।
तो आप एक तरह से पास्ट को यानी एक गिवन टाइम में एक पास्ट को देख रहे हैं और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, मेमोरी की सबसे बड़ी आयरनी ये है, सबसे बड़ी या विशेषता भी आप कह सकते हैं कि वो कभी स्ट्रेट नहीं चलती है, या वो स्ट्रेट वे में अपना काम नहीं करती है, या क्रोनोलॉजिकल ढंग से वो अपना काम नहीं करती है, लीनियर मेथड से वो अपना काम नहीं करती है। वह आपको हैफजर्ड ढंग से काम करती है। इसीलिए नॉन लीनियरिटी या एपिसोडिक भी आप सही कर रहे हैं, एपिसोडिक बहुत सही, आप अच्छा बोल रहे हैं। तो आप देखें कि वो नॉन लीनियर ढंग से काम करती है। कभी आपको जो सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा होगा वो पहले याद आ जाएगा, जो थोड़ा सा बात का होगा वो याद आएगा, हो सकता है आप कुछ भूल जाएं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ चीजों को रिकलेक्ट कर पाते हैं और कुछ कुछ चीजों को आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। या हो सकता है कि एक चीज रिकलेक्ट हुई तो दूसरी मान लीजिए अपनी मेमोरी आप लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पहले पैराग्राफ में लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो बाद में आपको रिकॉल हुआ उसका, तो आप वहां पर शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिल पाएगा, वो बड़ा मिसमैच्ड ढंग से होगा, डिसजॉइंटेड होगा, और बहुत उथल पुथल ढंग से वो सारी चीजें उसमें आएगी। तो आप देख रहे हैं कि मेमोरी जो एक ऐसी रियलिटी है कि जो कभी स्ट्रेट नहीं होती, वो आपको इसी तरह से वो आती है। तो उस मेमोरी में आपको क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया, आपने क्रिएट किया। तो जो आपने जो अपना रिएक्शन आपने प्रोजेक्ट किया, रिप्रेजेंट किया, वही आपका इम्प्रेशनिज्म है, वही आपका इम्प्रेशन है, और वही आपकी बची हुई रियलिटी है। तो अब आप मैं आपको लिटरेचर से कनेक्ट कर दूं थोड़ा सा। यदि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, खास तौर से इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर पढ़ें, जिसमें मैंने नाम दिया आपको जोसेफ कनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, जेम्स जोइस का यूलिसिस, या द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज एन यंग मैन, एज ए यंग मैन, और यदि आप वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे पढ़ें, या फिर आप कि हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग लेडी पढ़े, तो आप देख पाएंगे उसमें से क्या होता है कि कैरेक्टर्स कैसे अपने बारे में रिफ्लेक्ट करता है। और जब रिफ्लेक्ट करता है, जब मेमोरी के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है, तो मेमोरी के साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये हो जाती है कि वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस हो जाती है, यानी प्रेजेंट भी उसको बार बार उस पर जजमेंट मारता है। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसको प्रेजेंट का उस पर थोप रहे हैं। यानी बार बार आप देख रहे हैं कि जो आपकी मेमोरी है वो प्रेजेंट से किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, किस तरह से प्रभावित हो रही है। तो एक ही साथ आप देखेंगे कि आपकी पास्ट नैरेटिव भी चल रही है, आपकी प्रेजेंट नैरेटिव पर चल रही है, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जा रही हैं, कोई आगे जा रही है, कोई पीछे जा रही है, इस तरह की स्थिति है। इसी तरह से आप जब कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मार्लो का कैरेक्टर याद करिए, जोसेफ कनराड के, यस यस राइट, जोसेफ जोसेफ कनराड के जो नरेटर है मार्लो। तो मार्लो जब बताता है कि किस तरह से अपने साथियों के साथ टेम्स रिवर में जहाज के ऊपर है, और फिर वो अपना कांगो वाला जो अफ्रीका में जब जाता है कर्ट से मिलने के लिए, तो जब वो अपना अनुभव बताता है, तो बार बार उसका आप देखेंगे कि प्रेजेंट का रिफ्लेक्शंस उसमें आ जाता है, उसकी थॉट्स आ जाती है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में यही होता है कि आप टाइम की बाउंड्री को तोड़ देते हैं, आप प्लेस की बाउंड्री को तोड़ देते हैं, आप कभी यहाँ का जिक्र कर देते हैं, कभी वहां का जिक्र कर देते हैं, कभी आप पास्ट का जिक्र कर देते हैं, आप कभी प्रेजेंट का जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ पर लिटरेचर डिफिकल्ट हो जाता है, और रीडर जो ऑडियंस रीडर है उसको पैसिव नहीं बना रहना पड़ता है, बल्कि उनको खुद अपनी मीनिंग को क्रिएट करना पड़ता है। और ये इंप्रेशनिस्टिक लिटरेचर की बड़ी खास विशेषता है कि रीडर पैसिव होकर मीनिंग को नहीं बस समझ सकता, पैसिव उसको को क्रिएटर बनना पड़ेगा, ऑथर के साथ, नैरेटर के साथ को क्रिएटर बनना पड़ेगा, तभी उसकी मीनिंग स्पष्ट होगी।
और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप मिसेस डैलोवे को देखें। मिसेस डैलोवे में यदि आप क्लैरिसा को देखें तो किस तरह से वो अपनी एक तरफ पार्टी की बात कर रहे हैं, फिर चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड के बाद अपने जवानी की बात कर रहे हैं, फिर अपने लवर पीटर की बात कर रही हैं, फिर ये सोच रही हैं कैसे उन्होंने उसको रिजेक्ट किया अपने हस्बैंड से शादी करने के लिए। फिर वो तुरंत उनको समझ में आता है कि एक सेप्टिमस स्मिथ नाम का सोल्जर है जो घायल है, उसका इलाज चल रहा है, उसका क्या। तो आप देखें कि आपका जो कॉन्शसनेस है वो भी कभी लीनियर ढंग से नहीं चलता, या फिर एक बात आपने स्टार्ट की और उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर की बात चलती है, दुनिया भर की बात चलती है। जैसे अ, यदि आप यदि इसमें से कोई शादीशुदा हो तो मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि ये बड़े आसानी से जुड़ जाती है चीजें। शादीशुदा हो तो यदि आप हस्बैंड से कभी नाराज हो जाएं या फिर आपका हस्बैंड कभी आपसे नाराज हो जाए, तो अब कहानी आप देखिए क्या चलती है। यार, अब तो इनको मैं सबक सिखाऊंगी। अच्छा, वो क्या सोच रहा होगा? अच्छा, मैं इनको अब छोड़ दूंगी, मैं छोड़कर अब अच्छी लाइफ जीऊंगी, यानी आप उनकी कमियों को भी बात कर रही हैं और तुरंत आप ये भी सोच रही हैं कि मैं अब प्रेजेंट में अपने आप को कैसे एडजस्ट करूंगी। ये तमाम बातें ये आपके कॉन्शसनेस में चलती हैं। आप बैठी भी हैं तो तमाम माने आपका जो कॉन्शसनेस है इतना हैफजर्ड है, इतना हैफजर्ड है कि वो केवल एक बात पर नहीं टिकता। जैसे आप मेडिटेशन करें, चलिए मेडिटेशन की बात लेते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठती हैं और आप सोचते हैं कि हम इस बारे में सोचें, तो आप सोच क्या रहे होते हैं? कभी आप बनारस की गलियों में घूमते हैं, कभी आप कहीं कहीं घूमते हैं। तो कॉन्शसनेस की ये फ्लूइड है। ये कोई स्टेबल चीज नहीं है, ये फ्लूइड है। इसका नेचर ये इधर से उधर भगना, इधर से उधर भगना। और यही चीज और ये दूसरी बात, कमाल की बात ये है कि ये हमारे वजूद की सबसे सबसे ब्रूटल या सबसे क्रूअल रियलिटी, आप कह सकते सबसे क्रूअल रियलिटी है कि हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम कभी पास्ट में रहते हैं, कभी इवन फ्यूचर में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से होता है। यही कहानी आप यदि द पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग लेडी पढ़ें, उसमें एक कैरेक्टर है इज़ाबेल आर्चर। तो इज़ाबेल आर्चर आप पढ़ेंगे तो उसको 2 यंग लोग प्रपोज़ करते हैं, लेकिन वो उनसे शादी नहीं करती है। फिर एक बहुत उम्रदराज व्यक्ति ऑज़मॉन्ड होता है, उससे शादी करती है। और फिर वो उस तरह से उसकी लाइफ़ को कैसे कंट्रोल करता है। जब कंट्रोल करता है तो फिर यह अब बैठ जाती है, फिर अपने मैरिज के बारे में सोचती है। जब सोचती है तो फिर पीछे जाती है कि कैसे-कैसे लोगों ने इसको प्रपोज किया, इसने नहीं स्वीकार किया, जिससे शादी हुई, इससे हुआ, ये हो रहा है, क्या होगा लाइफ में। तो इस तरह से तमाम थॉट्स उसके माइंड में इमर्ज हो रहे हैं, जो नॉवेल का हेनरी जेम्स के पॉपुलर नॉवेल का बहुत बड़ा ये हिस्सा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2-3 बातों का आपको ध्यान देना है। एक तो यह कि इम्प्रेशनिज़्म कहता है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम में कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को देखकर या कोई घटना को, कोई सीन को, किसी अन्य व्यक्ति को देखकर या उसके बारे में आपके इंटरनल परसेप्शन कैसे तैयार हो रहे हैं, आप उसके बारे में आपका कॉन्शसनेस कौन सी स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसी इसी फिनोमेनन की जो स्टडी होती है, इसी फिनोमेना की जो स्टडी होती है, इसी को आप इम्प्रेशनिज्म बोलते हैं। तो एक चीज यह कि यह इंटरनल फिनोमेनन की बात करता है और यह किसी गिवन टाइम रियलिटी के संदर्भ में किसी का रिएक्शन, किसी का प्रोजेक्शन, किसी का इंटरनल ट्रूथ और इंटरनल रियलिज्म, खास तौर से थॉट्स, सेंसेशन, इमोशंस, इसको रिकॉर्ड करना, यह आपका इम्प्रेशनिज्म के अंतर्गत आता है। कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान दें। लेकिन मैं आपके साथ 2 बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्पल्स शेयर करना चाहूँगा कि यदि आपने पढ़ा हो, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बड़ी ख़ास पोएम है जिसका नाम है पोर्फिरियाज़ लवर।
और शेक्सपियर का महान ट्रेजेडी जो आपकी हैमलेट है। तो यदि आप हैमलेट के यदि आप यदि आप शेक्सपियर नहीं हैं या फिर भी आप हैमलेट के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते हैं या पोर्फिरियस लवर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हम हैमलेट कैरेक्टर के थ्रू ही यदि उसका अध्ययन करें, उसको जानने की कोशिश करें या फिर पोर्फिरियस लवर को जानने की कोशिश करें, तो पोर्फिरियस लवर से चले पूछें कि पोर्फिरियस लवर चलो ये बताओ कि क्या-क्या तुम फ़ील किए? तो आप देखेंगे कि जो आउटर रियलिटी पहले देखें आप पोर्फिरियस के संदर्भ में कि एक ऐसी लड़की से उसे मोहब्बत है जो ऊँचे घराने की है और यह ऑफ कोर्स देयर इज़ अ क्लास डिफरेंस और वो क्लास डिफरेंस इसके अंदर क्या-क्या थॉट्स ला रहा है कि अरे भई मैं उसकी कल शादी होने वाली है, क्या मैं वो मेरे पास आएगी? क्या वो मुझसे शादी करेगी? क्या उसका बाप उसको मेरा होने देगा कि नहीं होने देगा? वो बड़े बड़े राजसी परिवार की है और ठीक उसी समय आप देखेंगे कि जो आउटर एटमॉस्फियर है जैसे बारिश होना, ठंड होना, हवा चलना, ये जो चीज़ें हैं, ये रिफ्लेक्शन है उसके अंदर की आई मीन उसके अंदर क्या तूफ़ान चल रहा है, उसके अंदर क्या सोच चल रहा है, ये इन चीज़ों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आप यदि यस राइट यदि आप इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग को देखें या लिटरेचर को देखें, तो उसमें भी देखेंगे कि जो सीन होती है, जो मेलूज़ होता है, एम्बियंस होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो भी एक तरह से इनर फीलिंग्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरह से यस ऑफ कोर्स सिंबल्स इमेजेस एंड ऑल दैट तो आप देखिए कि जब ये सब सारी चीजें सोच रहा था तो फिर वो दूसरे पल उसको आभास होता है कि पोर्फिरिया की आ जाती है अंदर और अंदर आ जाती है तो अब भी देखें वो अपने बाल को खोलकर उसके साथ बैठ जाती है और अब उसके कंधे पर अपना बाल रखते हुए अपना आई मीन सर भी रखती है लेकिन फिर से आप देखें कि वह जो पोर्फिरियस का लवर है वो कुछ बोल नहीं रहा है बस सोचता जा रहा है सोचता जा रहा है सोचता जा रहा है और फिर उसके बाल को खोलकर उसके गले के चारों तरफ लपेट देता है और वो मार देता है उसको तो यदि आप पोर्फिरियाज़ लवर से पूछें कि भाई ऐसा क्या हो रहा था? क्यों ऐसे कर रहे थे? तो वह आप उससे जो सारी चीज़ें वो बता पाएगा कि भई ये बातें चल रही थी, तो यही तो आपका इम्प्रेशनिज़्म है। उस गिवन रियलिटी में ये उसका इम्प्रेशनिज़्म है, राइट? एक चीज़। दूसरी बात यदि आप हैमलेट को देखें दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग यदि हैमलेट को देखें तो टी.एस. इलियट बड़े नाखुश नज़र आते हैं। अ हैमलेट से कि एक तो यह कि भाई इसका पर्पज़ कुछ और है, या कुछ और कर रहा है। तो आर्टिस्टिक फेल्योर इसीलिए उसको कहते हैं और फिर वो उनका मानना है कि इतना ज़्यादा डिले क्यों क्यों कर रहा है अपने चाचा क्लाडियस को मारने में। तो शायद यदि हम इम्प्रेशनिस्टिक स्टडी के आधार पर देखें, तो वास्तव में उसके सामने कई प्रश्न थे भई यदि कोई राजा है और राजा की औलाद है और उसे प्रिंस ऑलरेडी वो प्रिंस तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंस है और आने वाला हेयर है उत्तराधिकारी है तो उसके सामने तमाम इस तरह की कुछ सोशल क्वेश्चंस हैं पहला तो यह कि भाई या उसके पास कुछ मिस्टीरियस क्वेश्चंस और कुछ पहेली है पहली पहेली तो यह है कि भाई इसके पिता का भूत आकर इससे कह रहा है कि तुम्हारे चाचा ने मारा और ये बदला लो बेटा ये करो वो करो तो भाई एक ऐसी आत्मा जो जो प्रेत है जो घोस्ट है उसकी बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है तो वास्तव में हैमलेट तो अटेस्ट करना चाह रहा था, वेरीफाई करना चाह रहा था क्या उसकी बात सच है। तो प्ले विद इन प्ले के द्वारा वो इस बात को तो डिस्कवर कर लेता है। फिर उसका चाचा एक बार प्रेयर कर रहा होता है, वहाँ भी उसको मौका मिलता है, तो वहाँ पर भी नहीं मारता है, इसलिए नहीं मारता है कि इसने मेरे पिता को ज़हर देकर नरक में भेज दिया, तो मैं इसको प्रार्थना करते समय मारूँगा तो ये तो सीधा स्वर्ग जाएगा। और फिर नहीं मारता और दूसरी बात इसलिए भी नहीं मारता है कि लोग क्या कहेंगे?
भाई समाज क्या कहेगा कि ये इसलिए मार दिया कि इसको राजपाट की लालच थी, ये तमाम चीज़। तो कई प्रकार की जो थॉट्स और बातें उसके अंदर चल रही हैं, उसको वो तोड़ भी रही हैं, उसको वो डिले करने पर मजबूर भी कर रही हैं। यदि आप हैमलेट से मिलें और हैमलेट से पूछें कि हैमलेट आखिर तुमने लेट क्यों किया? तो तब वो अपनी बात को जिस जिस वक़्त आप कहेंगे कि अपने चाचा को तुमने को तो मार देना चाहिए था उस समय, वो वही टाइम था। तो वो हैमलेट आपको बताएगा यार मेरे अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, मैंने क्यों नहीं मारा। तो जब इस तरह की बातों को आप कैरेक्टर के थ्रू ही रिकॉर्ड करते हैं और जानते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो ये आप एक तरह से इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग से जुड़ते हैं और वो आपका इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर है। तो ये मैंने आपको 2 खास एग्ज़ाम्पल दिए। तो यस, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात कि यह कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होता है और उसमें ना तो ऑथर का इंटरप्शन, ना तो नैरेटर न तो अब देखें कि इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग में ओमनिसिएंट नैरेटर को रिजेक्ट करती है। क्योंकि ओमनिसिएंट नैरेटर रियलिस्टिक नॉलेज नॉवेल का हिस्सा है या रियलिस्टिक लिटरेचर के हिस्से हैं और इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर जो मॉडर्न लिटरेचर का एक बड़ा खास विशेषता है वो उस ओमनिसिएंट नैरेटर को रिजेक्ट कर कर अनरियलाइबल नैरेटर का प्रमोट करता है। वो कहता है कि भाई इसमें जो नैरेटर है उसका खुद कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कहानी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी उसके द्वारा बताए गए चीज़ों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई वो अनरियलाइबल नैरेटर है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि मॉडर्न नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल में ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। अब मित्रों मैं आपके साथ कुछ मटेरियल शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखें ज़रूरत पड़ने पर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और यदि स्क्रीनशॉट न लें तो मैं आपको सारा मैटर जो वो पढ़ा रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। बस एक चीज़ आप मुझे कन्फर्म करें कि क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर्ड हुई दिख रही है? या अ प्लीज़ आप बताएँ? आई थिंक आप बता सकते हैं। यस, ओके, राइट। ओके कैन यू सी द स्क्रीन? आप बोल कर बताएँगे तभी मुझे कंफर्म पता चलेगा क्योंकि मैं अब आप आपको प्रेजेंटेशन मोड में हूँ इस समय, गाइस। यस सर। ओके, चलिए मैंने आपको गहरी-गहरी बातें बताई दी है, अब आपके लिए बहुत आसान होगा समझना, तो आप मेरे साथ देखते चलें और समझते चलें ताकि आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग बन जाए। जी। इम्प्रेशनिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर जिसका जो इसेंस है जो इसका ताकत है वो यही है कैप्चरिंग द फ्लीटिंग मोमेंट यानी किसके माइंड में किसी एक स्पेसिफिक टाइम में क्या क्या चल रहा है क्या क्या सेंसेशन है क्या क्या इमोशन है क्या क्या फीलिंग्स आ रही है उसी को कैप्चर करना इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आप देखें कि इसकी शुरुआत ओरिजिन कहाँ से हुई थी तो मैंने आपको बताया कि इसकी ओरिजिन आपकी फ्रेंच पेंटिंग से हुई थी और एक आपके सामने पेंटिंग है और ये बहुत पॉपुलर पेंटिंग है क्योंकि इसी पेंटिंग के विरोध में इस शब्द को लुइस लेनोय ने इम्प्रेशनिज्म शब्द का ओरिजिन किया था और यह यही है आप देखें आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे सबको दिख रही है पेंटिंग कृपया प्लीज आप कंफर्म करें। यस सर। ओके यस वेरी गुड। सर। तो यस सर। यस इस पेंट ओके ओके तो इस पेंटिंग को यदि आप देख रहे होंगे तो दो बातें आपको देखते ही पता चल रही होगी या तो या इतनी दूर है कि आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है या आपको समझ में ये आ रहा है कि कोई आप डिवाइस से या पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसका लेंस उतना मजबूत नहीं है या फिर
या कुछ ऐसा है जो अंदर आपको याद नहीं आ रहा है और आप इस पेंटिंग को करने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में यह पेंटिंग जो इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो यह दर्शाता है कि किस तरह से हम कोई चीज़ जब याद करते हैं, जब मेमोरी में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो साफ-साफ नहीं आती है, वो हैphazard रह जाती है, उसकी क्लियर प्रेजेंटेशन नहीं आ पाता है और जिसके कारण से यह हेजीनेस या अनक्लियरनेस आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। तो बातें वही हुई। यह आपका जी, आपका जो इम्प्रेशनिज़्म की शुरुआत हुई थी वह 1970s के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। आई एम सॉरी 1870s के दशक में यह शुरुआत हुई थी, खास तौर से आप कह सकते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में। और ये इसी पेंटिंग के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी और आप ये पेंटिंग आई थी मैं इसका ईयर बता दूं आपको। मैंने ईयर लिख रखा है, हालांकि मुझे याद भी था लेकिन मैं इसको भूल गया हूँ। यस, 1872। 1872 में यह पेंटिंग आई थी। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि यह 1870s का दौर है जिसमें यह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और खास तौर से यह फ्रेंच पेंटिंग में आया था जो मोनेट और रेनॉय, बहुत ये मोनेट की पेंटिंग है, क्लाउड मोनेट की। तो ये दोनों पेंटर्स और बाकी इनके साथी बहुत बड़े पेंटर्स थे। तो इनका कहना था कि हमारी पेंटिंग को आप इस आधार पर समझने की कोशिश करिए, जो कलर है, जो लाइट है, जो 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 आप इसको देखकर एक आप अपनी आइडिया कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, जो प्राइमरी डेटा है आप इसे समझिए। तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ बड़ा हेजी है, कुछ अनक्लियर है और बहुत साफ-साफ नहीं है। तो ये जब साफ-साफ नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपा हुआ है या फिर कुछ जबरदस्ती प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यदि आप इसको अपने अंदर की रियलिटी से जोड़ दें कि भाई कोई अपनी मेमोरी के थ्रू कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसे साफ-साफ मेमोराइज़ नहीं हो रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही हैं। तो यह है आपकी इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग। तो आप इससे इस चीज़ को समझ पाए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पहले ही बात कर ली कि यह विक्टोरियन रियलिज़्म के खिलाफ में स्टार्ट हुआ था क्योंकि विक्टोरियन रियलिज़्म आपकी आउटर रियलिटी की बात करता है। वो सारे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन की बात करता है क्योंकि आप सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, यह है, ऐसे है, वैसे है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब आप इम्प्रेशनिज्म पर आते हैं तो ऑफ कोर्स आप एक अंदर की रियलिटी की बात करते हैं, वो भी सब कुछ नहीं बल्कि एक समय पर दी गई रियलिटी की आप बात करते हैं, वो भी इनर रियलिटी की बात करते हैं, अपने सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, आप अपने इनर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ठीक है? और ऑफ कोर्स ये फ्रेगमेंटेड होता है, इसलिए फ्रेगमेंटेड होता है, मैंने आपसे कहा कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को लीनियर ऑर्डर में नहीं पेश कर पाएँगे क्योंकि आपकी मेमोरी उस तरह से काम ही नहीं करती है, मेमोरी बहुत हैफ़ज़ार्ड होती है, तो इस तरह से आप चीज़ों को लीनियर ऑर्डर में नहीं पेश कर पाते हैं। जो लीनियर ऑर्डर रियलिज़्म की सबसे बड़ी विशेषता है, वही हैफ़ज़ार्ड और फ्रेगमेंटेड परसेप्शन या थॉट्स, इमोशंस या इम्प्रेशनिज़्म की बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन एक खास बात ये समझना चाहिए आपको कि इम्प्रेशनिज़्म ही वह ब्रिज है जो मॉडर्निज़्म और विक्टोरियन रियलिज़्म के बीच है और इसी इम्प्रेशनिज़्म से आप कह सकते हैं कि मॉडर्निज़्म की भी शुरुआत होती है। अ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें इस पेंटिंग को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि पूरी तरह से याद ही नहीं आ रहा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पेंटिंग का पूरा क्लैरिटी आपको नहीं आएगी। आपको खुद अपना एक परसेप्शन तैयार करना पड़ेगा और ये परसेप्शन ऑफ कोर्स आपका इंटरनल परसेप्शन होगा। तो आप देखें कि लिमिटेड पर्सपेक्टिव बिकॉज़ क्योंकि ये पूरी फुल फ्लेज्ड ढंग से आप नहीं बता पाएँगे कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए narratives are heavily filtered through restricted consciousness.
this emphasizes personal feelings and sensations, making truth relative to the observer. तो वही बात है कि आप यहाँ पर आपको कोई चीज क्लियर नहीं की गई है पेंटर के द्वारा कि ये है, आप समझ जाइए। नाउ इट इज यू हु हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। ये आपको ही इसकी कुछ मीनिंग निकालनी पड़ेगी और आपको कुछ अपना परसेप्शन बताना पड़ेगा, न कि कोई दूसरा बताएगा। ठीक है? तो इसमें और आप एक चीज और इसी चीज से जाएं, यदि आप आपको याद है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बाय क्या नाम उनका है, आप उस क्रिटिक का नाम बताइए जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है। न्यू क्रिटिक एक न्यू क्रिटिक है आई उनका, रिचर्डसन। मुझे याद। यस यस, मुझे याद, देखिए मेरे नाम नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार मैं इंटरव्यू में यही नहीं बता पाया था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि जो पीरियोडिकल एसे लिखने वाले दो राइटर का नाम बताइए। तो जोसेफ एडिसन का नाम मुझे बहुत आसानी से आ गया, रिचर्ड स्टील का नहीं बता पाया मैं। मुझे आ ही नहीं रहा था। मैं कह रहा था उनसे कि सर मुझे याद है, मुझे मेरे माइंड में भी है, लेकिन मैं अपने जुबान पर नहीं ला पा रहा हूँ। तो मित्र आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। तो आइए रिचर्ड्स की यदि आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ें बुक को, तो उसमें क्या चर्चा है, यही चर्चा है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने एक ऐसी पोएम दी अपने सारे स्टूडेंट्स को जिसका ना तो कोई ऑथरशिप थी, ना तो राइटर का नाम पता था, ना तो ऑथर्स की कोई डिटेल थी, ना तो ईयर था, ना तो डेट था, ना तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था। वह उन्होंने छोड़ दिया कि आप अपने अनुभव से इसको इंटरप्रेट करिए, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इतना हैफेजार्ड और इतना नॉनसेंसिकल इंटरप्रिटेशंस उन लोगों के द्वारा की गई, तब उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि जब हम एक ही टेक्स्ट को बिना किसी रिसोर्सेज से इंटरैक्ट करते हैं, तो हम अपना एक अपनी मीनिंग को क्रिएट करते हैं। मे बी वो मीनिंग बहुत ज्यादा रेलिवेंट ना हो या अच्छी ना हो, तो वही वो एक तरह से शुरुआत है, फाउंडेशन है न्यू क्रिटिसिज्म का। ठीक उसी तरह से यदि आप इसको देखें, इस पेंटिंग को देखें, तो इस पेंटिंग में भी आपको चीजों को बहुत क्लियर नहीं किया जाता, कोई क्लू नहीं दिया जाता है, बल्कि आपके सामने कुछ है बहुत हेजी, बहुत अनक्लियर, बहुत मिस्टीरियस, आपको अपनी मीनिंग को क्लियर करना है। तो आप देखें, द गोल इज टू रेप्लिकेट द हेज ऑफ एक्चुअल ह्यूमन परसेप्शन, सॉरी, वेयर क्लैरिटी इज रेयर एंड मेमोरी इज फ्लूइड। तो वही बात मैंने किया कि भाई जो मेमोरी है वो बहुत कांस्टेंट नहीं रहती है, वो परमानेंट नहीं रहती, वो कभी इधर जाती है कभी उधर रहती है। तो आप इसी पेंटिंग के बारे में अब जिक्र करें तो क्या करेंगे? मेरा मन तो कर रहा है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, इसमें कोई ऐसे वैसे मैं कुछ भी बना रहा हूँ, क्योंकि इट इज अबाउट मी, सो आई एम द कंस्ट्रक्टर। तो इसी तरह से आप भी कंस्ट्रक्टर होंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें आपका सब्जेक्टिव परसेप्शन आता है। आप क्रिएट करते हैं रियलिटी अपने सब्जेक्टिव परसेप्शन से, जो कि वह आपके इनर जो आई मीन जिसका बेस आपका इनर माइंड होता है, और इनर माइंड आपका फंक्शन करता है आपके सेंसेशन, फीलिंग्स, इमोशन इत्यादि के आधार पे। अब आप देखें, यस, अब आप जब इस तरह की पेंटिंग को या चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या चीजें आप करते हैं? सेलेक्टिव सेंसेसरी डिटेल, यानी जो आपने मैंने पहले बताया कि लाइट के आधार पर, कलर के आधार पर, साउंड के आधार पर, वो सारी चीजें जो होती है, आप एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, आप अपने अंदर का अनुभव लाते हैं। और फिर आपका इमोशनल लैंडस्केप, जो मैंने पोर्फिरियाज लवर के बारे में आपको बताने की कोशिश की कि आप उसके स्टेट, उसके माइंड का स्टेट समझने की, उसके स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश करें, या उसके माइंड की में क्या क्या चल रहा है। तो वह एक तो अंदर की बात आप देखेंगे, बस साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि बाहर की जो रियलिटीज है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे फॉग है, रेन है, शेडोज है, वो सब कुछ उसकी साइकोलॉजिकल एम्बिगुइटी या इनर, आप में से किसी ने कहा था कि इनर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको दिखाता है, या उस थॉट्स को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, सेंसेशंस को दिखाता है। तो यह हो गया आपका इमोशनल लैंडस्केप।
और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव ऑफ कोर्स मैं बार-बार ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चूँकि यह मेमोरी ऑपरेटेड सिस्टम है, मेमोरी बेस्ड है, तो मेमोरी कभी भी लीनियर नहीं होती है, वो क्रोनोलॉजिकल नहीं होती है, वो हैफ़ज़ार्ड होती है एंड दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि आपकी बताने का ढंग भी फ्रेगमेंटेड होगा, ना कि वह स्ट्रक्चर्ड होगा। और आप देखेंगे कि जो आपका विक्टोरियन नैरेटिव है, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, लीनियर है, बिगिनिंग है, मिडल है और उसका एंड है, बट इसमें कहाँ एंड है, कहाँ बिगिनिंग है, क्या मिडल है, कुछ भी आपको पता नहीं चलता। तो ये आपके टूल्स हैं जिसके द्वारा आप अपने परसेप्शन तैयार करते हैं। अब आप ऑफ कोर्स हम लोगों ने मैंने आप लोगों से पहले भी बात कर ली है इसकी कि जोसेफ कनराड एक डिवाइस है, मैं उसका नाम बताना चाहूँगा, डिलेड डिकोडिंग। डिलेड डिकोडिंग क्या है? जैसे जोसेफ कनराड क्या कहते हैं कि वो अपने कैरेक्टर्स को अलाउ करते हैं कि तुम सोचो, तुम अपनी अपनी परसेप्शंस को रखो, लेकिन उस पर वह जजमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी मीनिंग को क्लियर नहीं करते हैं। मीनिंग को वो कुछ समय बाद क्लियर करते हैं, उसमें टाइम लेते हैं। पहले वो कैरेक्टर्स को कहते हैं कि भाई तुम अपनी बात को रखो, मार्लो अपनी बात को रखता है, सारी चीज़ों को रखता है और कर्ट्ज़ कर्ट्ज़ की बात को कर्ट्ज़ अपनी बात को रखता है। फिर वो एज़ अ राइटर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वास्तव में उसका डीपर मीनिंग क्या है, उसका डी डी सेंस क्या है, राइट? तो इसे कहते हैं डिलेड डिकोडिंग। आप तुरंत उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कुछ समय बाद उस पर अपना परसेप्शन, अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। उसी तरह से मैंने हेनरी जेम्स की बात कर ली कि किस तरह से जोसेफ जेम्स फोकस्ड intensely on consciousness. His narratives explore the complexity of perception, prioritizing what character thinks they see over objective reality. तो ये तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बातें ही होती है कि जो भी आपके माइंड का फ्लूइड नेचर है, जो आपकी कॉन्शियसनेस का फ्लूइड नेचर है, वो किसी भी रियलिटी को, किसी भी परसेप्शन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। इट्स नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड। तो और ये आप जानते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर या मॉडर्न फिक्शन की विशेषता भी है कि वह बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल टू अंडरस्टैंड क्वाइट ईज़िली, क्योंकि ये इनर रियलिटी की बात होती है और किसी के अंदर की बात को समझना ये बहुत ही आर्डुअस टास्क है, राइट? तो हेनरी जेम्स हो गए, ऑफ कोर्स इसी तरह से आप वर्जीनिया वुल्फ को देख लें, जेम्स जॉयस को देख लें, ये दोनों भी पायनियर्स हैं आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स के। और इस पेंटिंग को देखकर भी आप वो कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई चीज आप जब आप डिस्क्राइब करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, खास तौर से अपने मेमोरी के आधार पर और अपने उस मोमेंट में अपने परसेप्शन के आधार पर, तो आप किस तरह से करते हैं, यानी आप हूबहू उसी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब आप देखें तो इम्प्रेशनिज्म का जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ा पर्पज या जो इसकी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये यही था कि हमें यह जो हमारा फोकस रहा करता था विक्टोरियन पीरियड में आउटर रियलिटी से या आउटर वर्ल्ड से या एक्सटर्नल वर्ल्ड से, यह हमें ले गया अपने इंटरनल वर्ल्ड की तरफ, हमारे माइंड के वर्ल्ड की तरफ, हमारे साइकोलॉजी की तरफ, हमारे डे टू डे जो हमारा माइंड रियलिटी को कैसे ग्रास्प करता है, कैसे क्रिएट करता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, उस तरफ हमें ले गया। तो यह इस प्रेजेंटेशन का मुख्य बातें रही। मैंने बिना प्रेजेंटेशन की भी यही सारी बातें की थी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका नॉलेज और भी ज्यादा आसान बन जाए। एक प्रेजेंटेशन और है, मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ बिकॉज़ आप ऑलरेडी समझ चुके हैं इसको। आप देखें इसको फिर से। अ, एक दूसरा प्रेजेंटेशन है, खास तौर से बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करेंगी, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ
कोशिश की है कि आपको कई ढंग से ये पेश करूँ ताकि आप समझ पाएँ। अ, आप वही पाएँगे कि ये विक्टोरियन रियलिज़्म के खिलाफ में स्टार्ट हुआ था और विक्टोरियन रियलिज़्म यदि आउटर रियलिटी या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करता है तो इम्प्रेशनिज़्म इंटरनल वर्ल्ड की बात करता है, इनर रियलिटी की बात करता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और ये जोसेफ कनराड का एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। ये मैं इसको पढ़ता हूँ। My task which I'm trying to achieve is by the power of written word to make you hear, to make you feel, it is before all to make you see. राइट ये बहुत बड़ी बात है यानी शब्दों के माध्यम से ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ क्या कि आप चीज़ों को सुन सकें, आप चीज़ों को महसूस कर सकें, अपेक्षाकृत पहले आप उसको देखें। क्योंकि जो आँखें होती है, जो जो हमारी जो 2 फिजिकल आइज़ हैं, वो हमें हमारी ये रिसीवर है आउटर वर्ल्ड के नॉलेज की क्योंकि वो रिसीव करते हैं। लेकिन यदि हम उसको रिसीव करने को छोड़कर यदि हम अपने 2 अलग सेंसेस चाहे वो हमारी ईयर्स हो या फिर चाहे हमारे फीलिंग्स हो, उसके द्वारा यदि हम किसी रियलिटी को समझ पाते हैं तो ये ही इम्प्रेशनिज्म का पर्पज है और इम्प्रेशनिस्टिक राइटर्स का यह पर्पज है। जैसा कि जोसेफ कनराड ने इस बात को बोला है। अब आप देख लें वही वही ठीक सारी बातें वही हैं सब्जेक्टिव लेंस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस ये जो बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो पुनः इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये आप देखें architects of impressionism of course जोसेफ कनराड, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जोयस और ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा आप ये सारी चीजों को देख लीजिएगा। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब मैं आपको फाइनल अपने प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाता हूं। आपके लिए मैंने बड़ा एक रिच मैटर तैयार किया है। सो गाइज नाउ लेट मी नो आप बोल कर बताएंगे क्या आपने आपको दिख रही है यह स्लाइड ये आई मीन वर्ड फाइल दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. यहाँ से यस आप देखते जाएं बस आपको मैंने बता डाला है कि अ, किसने कॉइन किया है या यहाँ पर मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया है वही वही बात है। और मैंने अपनी शुरुआत करते समय लेक्चर को बता दिया था कि इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग क्या चाहती थी और रियलिज्म का क्या मतलब होता है। ऑफ कोर्स जिस तरह से आप अपने आप को खड़ा होकर यदि शीशे में देखें तो आप अपने आप को हूबहू देखते हैं तो इसी तरह से हम लिटरेचर के माध्यम से ये देखना चाहते हैं या पेंटिंग के माध्यम से देखना चाहते हैं कि वो जो हम देखते हैं या सेलेक्टिव ढंग से देखते हैं वही उस समाज की रियलिटी है यानी एकदम हूबहू रिप्रेजेंटेशन है। और इसी हूबहू रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रेशनिज्म रिजेक्ट करता है जैसा कि आप देख लेंगे। और यदि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑफ कोर्स उसी पेंटिंग मोमेंट का जिक्र है जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। फिर इम्प्रेशन शब्द का क्या मतलब है आप ये आपके नोट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कुछ आप देखते ही जाएं। आप यदि आप इम्प्रेशन शब्द पर नजर डालें तो इसके 3 मतलब होते हैं लेकिन जो 2 इससे रिलेटेड मतलब है वही यहाँ पर मैं जिक्र किया हूँ जिसकी हम बार बार चर्चा कर सकते हैं कि इम्प्रेशन का मतलब कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है। ये जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आपका इम्प्रेशन इसके बारे में क्या है, या पेंटिंग आप देख रहे हैं इसके इसके बारे में आपका इम्प्रेशन क्या है, आपकी आपकी फर्स्ट परसेप्शन क्या है, तो वह वही मतलब है इनका। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का मैंने जिक्र ये किया है कि इम्प्रेशनिज्म बिल्कुल क्लोज है इनके साथ, चोरी दामन का साथ है माने एक तरह से एक दो ऐसे शब्द बिल्कुल जुड़े हुए हैं, माने एक तरह से कह सकते हैं कि वही है लिटरे जो पेंटिंग में इम्प्रेशनिज्म है वही लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। और वास्तव में मैंने यह मैंने नो द कैमरीज इंट्रोडक्शंस टू पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म, 2 बड़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं और वहां से ये लिया है। और इसमें खास तौर से बताया है कि
जो रियलिस्टिक नॉवल होते हैं या रियलिस्ट नॉवल होते हैं या विक्टोरियन नॉवल होते हैं, वह मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। यानी वही जो वह कहेंगे वही कैरेक्टर बोलेगा या कैरेक्टर सोचेगा, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में आप कैरेक्टर को फ्री छोड़ देते हैं, उन्हें खुद सोचने देते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। अब आपके सामने पुनः कुछ बातें जो आपने उस पावर पॉइंट पर देखा, कोई वही सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। वही बातें लिखी गई हैं जो हमने चर्चा की है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक में एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्यों सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है? क्योंकि हम यह खुद एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के थ्रू ही जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या उसका रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शंस जानने के लिए उसके खुद के परसेप्शन, सेंसेशन, इमोशंस को हम जानते हैं, तब उसका हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जान पाते हैं। ऑफकोर्स सेंसेसरी डिटेल, क्योंकि ये सेंसेसरी डिटेल आप तभी यूज करते हैं क्योंकि ये प्राइमरी डेटा है। इन्हीं प्राइमरी डेटा के आधार पर आप अपने आइडियाज को बनाते हैं, चाहे वो लाइट का रोल हो, स्मेल का हो या आपकी सेंसेस का रोल हो। तो उसके आधार पर आप नॉलेज रिसीव करते हैं और जो नॉलेज रिसीव किए उसी के आधार पर आप अपने परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर में बहुत ज्यादा जोर सेंसेसरी डिटेल पर होता है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है। या डिलेड डिकोडिंग की मैंने बात की कि कैरेक्टर्स पहले ही जिक्र कर लेंगे, अपने आइडियाज, इमोशन, सारी बातें कर लेंगे और उसके बाद उसकी मीनिंग क्या होगी उसकी चर्चा बाद में होगी। उसे समझाने की कोशिश या इंटरप्रेट करने की, तो इसी को कहा जाता है डिलेड डिकोडिंग। और ये बार बार हम लोग बात कर ही रहे हैं कि चाहे जो भी घटना होगी, चाहे जो चीजें होंगी, वो नॉन क्रोनोलॉजिकल होगी, फ्रैगमेंटेड नैरेटिव होगी, माने वो ऑर्डर में नहीं होगी। वो फ्लैशबैक होता है, वो प्रेजेंट से प्रभावित होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट एक दूसरे से किस तरह से इंटरस्पर्स्ड है, वो इस तरह से क्रास्ट है कि आप ये अंतर करना मुश्किल हो जाएगा आपको कि कौन सा प्रेजेंट की बात हो रही, कौन पास्ट की बात हो रही है। और इसी कारण से ये एम्बिगुइटी का सवाल उठता है। एम्बिगुइटी का मतलब दो चीजें होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी, और दूसरा मतलब होता है मल्टीपल मीनिंग्स या मल्टीपल नैरेटिव्स। तो आप देखेंगे कि जो इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर है उसकी जो मीनिंग होगी वो मल्टीपल मीनिंग्स होती है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होती है, कोई एक बात नहीं होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जिसको आप, ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, सैलन सर आपको शेयर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख लें, खास तौर से ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में क्या क्या इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक्स यूज की गई है जोसेफ कनराड के द्वारा। यदि आप इनके दो रचनाओं को देखें, एक कहानी है और हार्ट ऑफ डार्कनेस, दोनों को देखें, तो इन्होंने यूजेस ए लिमिटेड सब्जेक्टिव नैरेटर। ऑफ कोर्स इन्होंने क्योंकि मार्लो के माध्यम से ही हम जानते हैं, और मार्लो भी अपना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के जरिए चीजों को बताता है। तो कभी वो लिमिटेड इसलिए है क्योंकि वो एक गिवन मोमेंट की बात करता है, सब कुछ बात नहीं करता है। तो जब गिवन मोमेंट की बात करता है तो वो उसके कॉन्शसनेस के द्वारा फिल्टर होकर चीजें आती हैं, एंड दैट्स वाई लिमिटेड। वो फिल्टर होना जरूरी है कि क्या बताएं क्या ना बताएं, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। एंड डिलेड डिकोडिंग टू क्रिएट साइकोलॉजिकल टेंशन एंड मॉरल एम्बिगुइटी। वही बात मैंने कहा कि यदि कैरेक्टर्स जो सारी चीजें बता लेता, बोल लेता है, उसकी मीनिंग को बाद में वो क्रिएट करता है, एंड दैट्स वाई डिलेड डिकोडिंग। वर्जीनिया वुल्फ को आप देखें, इनके दो बड़े नॉवेल्स हैं, मिसेस डैलोवे टू द, बड़े नॉवल का मतलब बहुत पॉपुलर और बहुत प्रोमिनेंट, टू द लाइट हाउस। तो आप देखें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का मतलब माने क्लियर नहीं, क्रोनोलॉजिकल नहीं, बल्कि फ्रैगमेंटेड, राइट, फ्रैगमेंटेड है, दैट्स व्हाई इट्स इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर देख लें, और इनके नावल को यदि आप पढ़ें तो इसमें टाइम प्लेस का जो बाइनरी है उसको ये खत्म कर देती हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। इनका पास्ट प्रेजेंट सब कुछ एक में जुड़ा हुआ है, मिक्स्ड है, प्लेसेस जुड़े हुए हैं, सब कुछ इनके नावल में आप पाएंगी। जेम्स जोयस का देखें, यूलिसिस देखें, और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, तो आप बार बार पाएंगे कि इनके कैरेक्टर्स खोए हुए हैं अपनी खुद की एक लोनलीनेस में, और उस लोनलीनेस में यह बहुत
बार-बार रिफ्लेक्ट करते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ। तो यह जेम्स जॉयस के बारे में भी आप पाएँगे, उसी तरह से मैंने हेनरी जेम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये सारी विशेषताएँ या इम्प्रेशनिस्टिक टेक्निक्स को यूज़ करने वाले ये पॉपुलर विद्वान हैं। जोसेफ कनराड, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स, ये दे आर प्रोमिनेंट वॉइसेस। अब आपके लिए मैंने और भी नोट्स बनाए हुए हैं। आप जो भी नोट्स को ईज़ी पाएँ, आप वहाँ से मैंने विकिपीडिया से भी कुछ सोर्सेस लिए हैं। विकिपीडिया से एक चीज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, वो यह है कि impressionistic literature can be simply defined as when an author centers their story or attention on the character's mental life, such as the character's impressions, feelings, and emotions, rather than trying to interpret them, or narrates events from an optically restricted rather than omniscient perspective. तो जो मैंने आपको इजी शब्द में बातें बता दी है उसी बात को यह लिखा जा रहा है। चूँकि मेंटल लाइफ इसका सबसे बड़ा ग्राउंड इसलिए है क्योंकि यह अंदर की बात होती है तो हम माइंड और हार्ट 2 बातों पर हम फ़ोकस करते हैं जहाँ से हमारे इंटरनल परसेप्शन बनते हैं। तो यह वही बात है। चूँकि ये लाइन मुझे इम्प्रेसिव लग रही थी इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो यस, एक चीज़ और आप देख लें, द टर्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्क ऑफ लिटरेचर characterized by the selection of a few details to convey the sense impressions left by an incident or scene. Yes, यदि आप विक्टोरियन लिटरेचर को देखें तो वहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दी जाती है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ सेलेक्टिव इवेंट्स के बारे में या सेलेक्टिव डिटेल्स के बारे में बात की जाती है क्योंकि आपको उस खास इंप्रेशन के बारे में बात करनी है, वो खास मोमेंट के बारे में बात करनी है, तो आप सब कुछ इंक्लूड नहीं करते बल्कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, चाहे वो सीन हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, राइट? वो उसको शामिल करते हैं। तो यह हो गया आपका इम्प्रेशनिज़्म। ये आप मैंने यह जो आपके लिए नोट्स लिया है, यह एक यूट्यूब से एक लेक्चर मुझे थोड़ा-सा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि वो सारी बातें तो वही हैं जो हम लोगों ने कर ली है अब तक, बट आपके लिए ईज़ी होगा, आप देख लीजिएगा इसको। और कुछ बताने लायक है नहीं बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग एंड कुछ और है? यस, थोड़ा-सा आप मेरे साथ 5 मिनट का सफ़र और करें और आप देखते जाएँ इस वाला मैटर को। आपको सब अब आप सभी को दिख रहा है? बीरू सर, आवाज जा रही है? जी सर, जी। यस सर। तो थोड़ा सा आप इसको और जूम कर सकते हैं स्क्रीन को अपनी तरफ, पीडीएफ को। व्हाई नॉट? श्योर सर। सर मैं आपको पीडीएफ ही ओपन कर नहीं लेता हूँ। नहीं, स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो रहा होगा, स्पेस थोड़ा सा हो ये जाएगा। वर्ड फाइल में है सर इसलिए ऐसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ अब सही है सर, ठीक ठीक। सर एक्चुअली मैंने पीडीएफ बना रखा था, नहीं, लेकिन वो बात ये है ना कि जैसे स्क्रीन आपकी जो दिख रही है, तो ये हाँ, जब बच्चे दोबारा देखेंगे तो उनको वही स्क्रीन दिखेगी, तो छोटी नजर आएगी, इसीलिए मैंने या बोला। ठीक है। एक्चुअली सर मैं इसको सीरियसली डील इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं ये सारी बातें कर चुका हूँ। तो मैं ठीक इनके लिए थोड़ा-सा कुछ वर्डिंग दिखा रहा हूँ कि भई वर्डिंग कैसे आप कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं, समझ ओके। कैसे सकते हैं, राइट? ओके, लेट मी कंटिन्यू, एंड लेट मी कम टू द पार्ट वेयर आई वांट टू टेक यू टू। या सी। Yes, I want to talk to. I want to talk about it. Please let me know whether you can see clearly or not. Please confirm. यस यस सर। यस Okay, सर। very good. Thank you so much. देखिए अब आप यहाँ पर आप बस आप केवल ध्यान दें, आपको सारी चीजें समझते जाएंगे। एंड लेट मी रीड आउट फॉर यू। आप देखें इम्प्रेशनिज्म एक लाइन में यदि आप समझना चाहें तो कैप्चरिंग द सब्जेक्टिव मोमेंट या किसी व्यक्ति के सब्जेक्टिव मोमेंट या कैरेक्टर का, इंडिविजुअल का
मोमेंट होता है। और सब्जेक्टिव मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर मोमेंट में उसकी किसी आउटर रियलिटी के संदर्भ में उसकी थॉट्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी सेंसेशंस क्या हैं, उसके व्यूज क्या हैं, उसी की बात को रिकॉर्ड करना, कैप्चर करना, यह आपका इम्प्रेशनिज्म है। अब आप देखें कि यह लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म क्या है? मोर देन जस्ट रियलिज्म। हमने बात कर ली है कि रियलिज्म हमारी आउटर रियलिटी की बात करता है, बट इम्प्रेशनिज्म कहता है कि नो, आउटर रियलिज्म केवल आपको एक फिजिकल रियलिटी दिखाएगा, बट एक फिजिकल आइटम को देखकर या ऑब्जेक्ट को देखकर या फिर कोई घटना को, कोई सीन को, कोई पर्सन को देखकर एक व्यक्ति के अंदर कैसी चीजें अराउज होती है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, यदि हम उसको कैप्चर करेंगे तो दैट इज इम्प्रेशनिज्म और दैट इज इनर रियलिज्म, जिसको आप कहते हैं फ्लिटिंग सब्जेक्टिव इंप्रेशन ऑफ मोमेंट, राइट। और इसमें आप प्रायोरिटाइज करते हैं सेंसेशन को, परसेप्शन को ओवर ऑब्जेक्टिव डिटेल्ड रियलिटी। यस, जब आप उसकी नो आउटर रियलिटी की बात करते हैं कि यह है, यह है, यह इसमें, यह जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है तो इसमें वॉल है, पेंटिंग है, यह है, वह, तो यह आप अपनी आंखों से देखकर एक रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये इसकी बात नहीं करते। बट एक पेंटिंग घर में लगी तो उसको देखकर आपके अंदर फील क्या हो रहा है, उसको आई मीन क्या आप सोच रहे हैं? आपके अंदर मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग देखी और अचानक आपके मन में ये आया कि अरे ये तो मेरा बचपन को कर रहा है, मैं बचपन में ऐसे करती थी, वैसे होती थी, मेरे साथ भी ऐसे होता था। तो आप अपने खुद से आप जुड़ रहे हैं, जो कि ये इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर का खास कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद नहीं सोचवा, यू नो द गोल इज टू कन्वे द वर्ल्ड एज इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द कैरेक्टर। तो मैंने कहा ना कि इसमें आप ये नहीं कहेंगे कैरेक्टर तुम इस तरह से एक्सपीरियंस करो, बल्कि आप उसमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैरेक्टर ने क्या सोचा, उसने उसका क्या अनुभव रहा, आप उसके माध्यम से जानना चाहते हैं। और यही गोल होता है इम्प्रेशनिज्म का कि let us record the impression of the character told by him, right? तो वो खुद क्या बताता है उसको हम रिकॉर्ड करें। और इसकी बात आप देखें नोट्स में, यह विक्टोरियन रियलिज्म और मॉडर्निज्म के बीच का एक ब्रिज है, माने यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्निज्म की। और खास तौर से मैंने बताया कि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, कोई चीज की घटना बताते हैं, तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ या क्या था या क्या है। यू फोकस ऑन व्हाट, आप व्हाट पर फोकस करते हैं। लेकिन आपने कैसा फील किया, आप क्या सोचे, राइट? मैं मुझे याद है मैं जब रिसर्च कर रहा था, मेरे गुरुजी प्रोफेसर संजय कुमार, मैं कोई फील्ड वर्क कर कर आता था तो मैंने कहा कि सर वहाँ पर ये डांस कर रहे थे, या मैंने कबीर पर रिसर्च किया है, तो कबीर के गाने वाले लोग गा रहे थे, लोग खूब नाच रहे थे, यह कर रहे थे। तो वो मुझसे बार बार पूछते थे कि नहीं तुम बताओ, तुमने क्या, माने ये तो तुम खाली डिटेल बता दिए, लेकिन तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, तुम क्या सोचे, तुमने क्या अनुभव किया? तो मैं बार बार वहां फेल हो जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सर मुझसे पूछना क्या चाह रहे थे। लेकिन अब मैं जब फील्ड वर्क में गया और मैंने देखा कि औरतें बजा रही हैं, गा रही हैं, विमेन पर मेरा फोकस ज्यादा है, तो मैंने देखा कि वो औरतों अपना एक स्पेस क्रिएट कर रही है अपनी आज़ादी का, और कबीर के गानों के माध्यम से वह समाज की जो पैट्रियार्की है उसको क्रिटिसाइज कर रही है और उनको वो अपना स्पेस तैयार कर रही हैं। तो जब मेरे इस तरह के अंदर जो चीजें हो रही थी, जब मैं इसको बताया तो सर ने कहा कि यस अब तुम रिसर्च कर लिए हो, राइट। तो यानी एज अ कैरेक्टर मैंने कैसे चीजों को फील किया, तो जो फील किया है उस चीज को बताना, ये इम्प्रेशनिज्म का बहुत बड़ा बड़ी बात है। और ये ग्राउंड है इम्प्रेशनिज्म का, राइट। और ऑफ कोर्स हमने इसकी रूट की बात कर ली है कि इसकी ओरिजिन कहाँ पर हुई थी, तो हमने वी ऑलरेडी टॉक्ड कि यह क्रेडिट जाती है फ्रेंच पेंटर्स को।
खास तौर से मोनेट को, रेनॉर को, और आप उनकी पेंटिंग का के बारे में जब कोई आइडिया अपना बनाएंगे, परसेप्शन बनाएंगे, तो वह कुछ प्राइमरी डेटा काम करेगा उसका। लाइट है, कलर है, या मोमेंटरी इफेक्ट्स है, राइट। उन आधार पर जो आप उन डेटा के आधार पर जो उसके बारे में अपनी आइडिया कायम करेंगे, अपना परसेप्शन का कायम करेंगे, यह उस पेंटिंग का मेन मकसद है, राइट। ऑफ कोर्स बातें वही लिखी हैं जो हम लोगों ने चर्चा की। लिटरेचर ट्रांसलेट दिस फोकस इनटू साइकोलॉजिकल एंड सेंसरी डिटेल। तो जब आप जैसे ही माइंड पर जाते हैं और अंदर इनर ट्रूथ पर जाते हैं, तो वहां पर साइकोलॉजी का फैक्टर आ जाता है। और ऑफ कोर्स सेंसेसरी डिटेल, यानी ये प्राइमरी डेटा होते हैं जिसके आधार पर आप अपना साइकोलॉजिकल इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अब देखें थोड़ा सा इसको, द पेंटिंग कैप्चर्स अ मोमेंट ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर, नॉट अ फोटोग्राफिक सीन। तो आप उसी पेंटिंग को आप देख रहे थे, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो ये आप तो खाली, इसका मतलब आपने केवल फोटो देखा। लेकिन वो इशारा क्या कर रहा है, वो लाइट और एटमॉस्फेयर क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा सा आप जब जाएंगे, तो इसका मतलब अब आप उस मोमेंट को क्रिएट कर रहे हैं जो आपके अंदर, आपका माइंड वो अपील क्या कर रहा है, जो आपके इंप्रेशन को तैयार कर रहा है। और देखें, मैंने पहले बात कर लिया है कि जो इम्प्रेशनिज्म है एक तरह से वही है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। यहाँ पर देखें, लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म डज द सेम फॉर कॉन्शसनेस, ठीक है। अब आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन, थोड़ा सा ये आपको और अच्छे ढंग से समझाई गई है बातें, कि ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इनर लाइफ पर फोकस है, एम्बिगुइटी है, ठीक है। जो हमने बातें ऑलरेडी कर ली है, आपके लिए कुछ लाइनें लिख दी गई हैं, आप इसको, आई होप कि आप इसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, ये नोट को देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस टेक्निक मूव्स अवे फ्रॉम द omniscient narrator, making the reader experience the world alongside the character, often feeling their uncertainty, right? मैंने आपसे पहले ही कर लिया था कि इसमें आप ओमनीसिएंट नैरेटर को रिजेक्ट करती है ये टेक्निक, इसलिए कि ओमनीसिएंट नैरेटर रहता तो वही कमेंट करता, वही बताता है सारी बातें, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो कैरेक्टर बात करेगा, और विद कैरेक्टर आप मीनिंग तभी समझ सकते हैं जब आप उसके साथ एक को क्रिएटर बने, आप खुद एक कैरेक्टर बने, उसके साथ चलें और उसके साथ सोचें, ओनली देन आप एक ऐसी स्टेट में आएंगे जहां पर आप चीजों को उसकी मीनिंग को क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रहा है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में भी आप जाएं, या फिर एब्सर्ड थिएटर में जाएं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जाएं, तो वहां पर भी जो राइटर्स होते हैं, जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, वह अपने तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं। उसी तरह से आप पाएंगे कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स हैं, उसमें भी आपको एक तरह की कन्विंसिंग एंड नहीं मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उस कहानी में क्या मीनिंग डिराइव करते हैं, और आप मीनिंग डिराइव तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को उस कैरेक्टर में प्रोजेक्ट करेंगे, उसकी थॉट्स में प्रोजेक्ट करेंगे, यानी आप को क्रिएटर बनेंगे। ओनली देन आप उसकी मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यू आर नॉट जस्ट रीडर, रादर यू आर को क्रिएटर, को ऑथर एंड को कंस्ट्रक्टर ऑफ द मीनिंग। तो इसमें रीडर का ये भी रोल होता है। अब आप देखें इसका दूसरा, स्टाइल और स्ट्रक्चर में किस तरह के चेंजेस आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो विशेषता आपने पढ़ा था, कि ये नॉन क्रोनोलॉजिकल होता है, नॉन लीनियर होता है, और उसी तरह से आप इसमें भी देखेंगे कि सेंसेसरी डिटेल, और सेंसेसरी डिटेल में फिर से बता दूं कि यह सब कुछ लीनियर ऑर्डर में नहीं चलता है, कभी कुछ, राइट। डिलेड डिकोडिंग, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर लिए हैं, नॉन क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव, ये सारी बातें फिर से आ गई। मैं फिर से आपको नोट की तरफ ले चलता हूँ। Explain delayed decoding as a key stylistic choice. It forces the reader to share the character's confusion and immediate experience before interpretation, right?
इसका मतलब यह है कि अ, जब कैरेक्टर्स अपनी बात को रख रहा था, बोल रहा था, अपनी कन्फ्यूजन्स को रख रहा था, तो आप भी एज़ अ रीडर उसमें शामिल हो रहे हेलो। थे। आपको यस हुँ, अ क्या अ, हुआ? प्लीज़ अपने माइक को आप ऑफ कर बात करेंगे हुँ, तो somebody is talking on phone and I think हुँ, his voice is resounding over here. So I request you to make your mic off while talking to somebody on phone over there. Right. Okay. तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि जब रीडर जब जब कैरेक्टर्स अपनी बात को रख रहा होता है, जब अपने परसेप्शंस को बता रहा होगा, अपने हैphazard सिचुएशन को इंटरनल सिचुएशन को बता रहा होगा तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ दैट कयास और फिर उस स्टेट और फिर उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स या तो ऑथर के द्वारा किया जाए या फिर नैरेटर के द्वारा किया जाए तो उस जो वह स्थिति बीच वाली है उसी उसी स्थिति को आप कहते हैं डिलेड डिकोडिंग राइट। अब आप देख लें फिर हम आ गए वही मेजर इम्प्रेशनिस्ट ऑथर्स एंड वर्क्स जहाँ पर आपके जोसेफ कनराड हैं, हेनरी जेम्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं और ये क्या क्या अपने नॉवेल्स में इन्होंने दिखाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जोसेफ कनराड talk uses the techniques like limited subjective narration, Henry James limited point of view, right? और वर्ड्स और पॉइंट जब हम कहते हैं लिमिटेड इसका मतलब ये फिल्टर्ड होकर यानी जो नैरेटर बता रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जरिए वह सारी चीजों को नहीं बता रहा वो सेलेक्ट कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट्स लिमिटेड आपको सारे क्लूज वो नहीं बताएगा वो सब कुछ नहीं बताएगा वो कुछ क्लूज देगा और दैट विल बी कंफ्यूजिंग क्योंकि वह क्लैरिटी नहीं आपको देगा तो आप इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे कि नहीं क्लियर हो गया नो एंड दैट्स वाई आप उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा आपको को क्रिएटर की भूमिका बना निभानी पड़ेगी। अगेन आप नोट पर थोड़ा सा ध्यान दें highlight that these authors were pioneers in shifting the focus from external action to internal thought। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस के ये बहुत बड़ी वॉइसेस लोग हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो आप देखेंगे कि यह एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमें इंटरनल वर्ल्ड की सैर कराते हैं और उस सैर में आप पाते हैं कि कैरेक्टर्स किस तरह से नो है उलझे हुए हैं और वो प्रेजेंट के नहीं हैं कभी पास्ट के हैं कभी फ्यूचर के हैं कभी प्रेजेंट के हैं या टाइम उनके साथ बिल्कुल उलझा हुआ है प्लेसेस उनके साथ उलझा हुआ है एक्शंस उनके साथ उलझा हुआ है लोग उनके साथ उलझे हुए हैं पास्ट के लोग उलझे हुए हैं प्रेजेंट के लोग उलझे हुए हैं तो एक तरह से ये सब कुछ मिलकर एक आपको कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड तैयार करता है बहुत एक ऐसा जटिल संसार जिसको समझना आसान नहीं है आसान नहीं है और यही मॉडर्निज्म की या फिर इस तरह की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की खूबी भी है और खासियत भी है कि आप इसको आसानी से समझ ना पाए क्योंकि लाइफ आसान नहीं है लाइफ इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी से भरी है आज आप सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन दूसरे पल आप समझते हैं कि बहुत अब दुखी हूँ फिर आपको समझ में आता है कि इसका कोई वे आउट नहीं है ऐसा लगता है कि लाइफ का अंत हो जाना ही या मैं मर जाऊं यही सोल्यूशन है ये तमाम चीजें लाइफ उलझी हुई है तो जब तक आप अंदर की रियलिटीज को इस तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यदि आप अपने अकाउंट में न लें तो इसका मतलब यह है कि आपका पूरा जो ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है रियलिज्म का वो बिल्कुल अधूरा अधूरा सा है तो जब आप इसको भी शामिल करते हैं तब जाकर आपका पूरा होता है मोर ओवर मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति की लाइफ जो ड्राइव होती है वो पूरी तरह से इसी इनर रियलिटीज या कॉन्शसनेस के द्वारा ही होती है जो कि कभी भी फिक्स्ड नहीं है बट हमेशा फ्लूइड है हमेशा इवापोरेट होता रहता है और इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता रहता है
finally, we are moving towards conclusion, and let's see what happens over here. यहाँ पर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो बात वही है, मैंने आपसे बता दिया कि एक ऐसा जंक्चर है, एक ऐसा रप्चर है। ये रप्चर खास तौर से जो आपका विक्टोरियन रियलिज्म है उसमें ये रप्चर स्टार्ट होता है। इम्प्रेशनिज्म के साथ ये ब्रेक स्टार्ट होता है, और ये जो ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, ये ट्रांजिशन हमें मॉडर्निज्म की तरफ ले चलता है। और मॉडर्निज्म की बहुत बड़ी विशेषता स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, इंडायरेक्ट डिस्कोर्स है, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Impressionism was crucial for developing techniques like stream of consciousness and free indirect discourse. It permanently shifted the narrative focus to psychological reality over external plot, right? तो आप देखें कि यदि आप व्हाट से यदि विक्टोरियन पीरियड की तरफ फिर से ध्यान दें या नॉवेल पर ध्यान दें, तो उनके पास एक ना प्लॉट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सिक्वेंशियल स्टोरी, जैसे प्रॉपर सीक्वेंस है हर चीजों का। बट यहाँ पर आप ऐसा कोई भी सीक्वेंस, कोई भी ऑर्डर नहीं पाएंगे, बल्कि फ्रेगमेंटेशन पाएंगे। न केवल फ्रेगमेंटेशन, टेक्निक्स में पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, नैरेटिव में पाएंगे, इवन यू विल फाइंड फ्रेगमेंटेशन इन ह्यूमन लाइफ। क्योंकि जब आप लाइफ को कॉन्शसनेस के आधार पर समझना चाहेंगे, तो आप हमेशा लाइफ को फ्रेगमेंटेड ही पाएंगे, एंड दैट इज द crude reality, and that is the very fundamental reality of our life, right? uh, its emphasis on subjectivity paved the way for the great modernist works of the 20th century. तो ये सारी बातें आपके साथ मैंने ऑलरेडी कर ली है, और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस पोजीशन में होंगे कि आपको इम्प्रेशनिज्म समझ में आ गया होगा। जी मित्रों, आप में से कुछ मुझे यदि रिव्यूज मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट? जी, एनी डाउट, एनी क्वेरी? यस मित्रों, मैं आपके थैंक यू सोनम जी, थैंक यू सो मच। आप बोलकर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओपन है सेशन आप सभी के लिए। ओके, वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाह रहा था कि आपको समझ में आए। अब मैं आपको एक्सप्रेशनिज्म के साथ मंडे को मिलूंगा। मैं सर से कहा था कि मैं कल ही लूंगा, लेकिन चूंकि संडे मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि मैं भी अ, थोड़ा पहाड़ की सैर करता हूं, तो कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। और मंडे को हम एक्सप्रेशनिज्म पढ़ेंगे, और पुनः एक ऐसा मूवमेंट जो एक तरह से एक्सप्रेशनिज्म की जहां बात आती है, तो जो जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में एक्सप्रेशनिज्म है, वही इंग्लैंड में मॉडर्निज्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन आप यदि मॉडर्निज्म को मेरी निगाह से देखेंगे, तो एक्सप्रेशनिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्निज्म का ग्राउंड रचने में। जिस तरह से आपने देखा इम्प्रेशनिज्म ने किस तरह से मॉडर्निज्म का ग्राउंड तैयार किया। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत